जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि एजुकेशन के जो न्यू चैप्टर में अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो इसके पहले इसके पूर्व हम लोगों ने शिक्षा की अवधारणाएं या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी और शिक्षा के अधिकरण या फिर हेरिटेज एनवायरनमेंट एंड मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, इन सभी के बारे में अच्छे प्रकार से समझने का भी प्रयास किया गया था और उसके बारे में पढ़ा भी गया था। और कहीं ना कहीं विशेष रूप से ये सभी इसके महत्वपूर्ण अंगों में शिक्षा के अवधारणाओं में से महत्वपूर्ण अंगों में से एक मानी जाती हैं। कहीं ना कहीं इसके प्रारूप के अंतर्गत ही शैक्षिक अवधारणाओं को अगर हम समझने का प्रयास करें तो उसके अंतर्गत कुछ संवैधानिक रूल रेगुलेशन भी इसके आधार पर बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा की अवधारणाओं को इसमें देने या लेने का प्रयास भी इसी के अंतर्गत बताया भी जाता है। और कहीं ना कहीं ये हमारे मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी इसको इंक्लूड किया गया है, जो कि शिक्षा की अवधारणाओं में इसको हम लोग समझने का प्रयास भी इसी के अंतर्गत करेंगे। कहीं ना कहीं जो मौलिक अधिकार होता है वो मौलिक अधिकार जो इसकी प्रारूप के अंतर्गत शिक्षा के अवधारणाओं के अंतर्गत इसमें जोड़ा गया है, वो सारी प्रक्रियाएं इसी के अंतर्गत आती भी हैं और जो कि कहीं ना कहीं शिक्षाओं को प्रेरित करने का प्रयास भी करती हैं। इसमें हम लोग आज समझने का प्रयास यही करेंगे कि जो ये अवधारणाएं होती हैं, इन अवधारणाओं के कौन से रीजन होते हैं, कौन से कारण होते हैं और कहीं ना कहीं जो कि एक प्रकार का मैग्ना कार्टा के रूप में भी कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में इसको हम लोग जानते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं। मैग्ना कार्टा के रूप में अगर देखा जाए तो शैक्षिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वुड डिस्पैच को हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में, जो कि 1854 में आया था, जिसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और वुड डिस्पैच को हम लोग मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं। सही अर्थों में देखें तो मैग्ना कार्टा अगर संवैधानिक रूल नियम के हिसाब से देखा जाए या संवैधानिक कंडीशन के माध्यम से जानने समझने का प्रयास किया जाए तो जो मैग्ना कार्टा आता है वो कहीं ना कहीं संविधान में उसको हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में प्रमुख रूप से उसके जो फर्स्ट पार्ट होता है, जिसको हम लोग समता और समानता का अधिकार होता है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ उसके पूर्व तथ्य भी बताए गए हैं, उनके बारे में अगर हम लोग विचार करें तो वो जो प्रक्रियाएं निकल के आती हैं उनको हम लोग विशेष रूप से समझते हैं। कहीं ना कहीं जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा को हम लोग ध्यान से अगर समझें तो मैग्ना कार्टा जो आता है कहीं ना कहीं ये आपके अधिकारों को एक प्रकार का आपके अधिकारों को आप तक पहुंचाने या आपसे जोड़ने का प्रयास मुख्य रूप से करता है। मैग्ना कार्टा की जो स्टार्टिंग मानी जाती है, इसको ब्रिटेन से ही इसकी स्टार्टिंग होती है और कहीं ना कहीं वहाँ पे राजा के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य मैग्ना कार्टा ने किया था। और इसके कंक्लूजन पे हम बता रहे हैं कि कंक्लूजन अगर देखा जाए तो मैग्ना कार्टा ने वहाँ के राजा पे अंकुश लगाने या कहीं ना कहीं जो वहाँ ब्रिटेन था वहाँ के जो राजा थे जॉन, उन्होंने आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं या फिर कहीं ना कहीं समस्याएं जो उत्पन्न हो रही थी तो उन्होंने अधिक कर दिया और कहीं ना कहीं जो सामंत थे या मजदूर वर्ग थे उन्होंने उनका विरोध प्रारंभ कर दिया। और कहीं ना कहीं जब विरोध प्रारंभ कर दिया तो इनके दोनों के बीच में विद्रोह जो उत्पन्न हुआ वो कहीं ना कहीं एक मैग्ना कार्टा एक निकल के आता है, जो कि 400 शब्दों का था और उसमें यही चीज़ें दर्शाई गई कि कहीं ना कहीं सबको एक अधिकार प्राप्त दिया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं राजा के ऊपर भी अंकुश लगाता है और जनता के ऊपर भी उसका अधिकार होगा और कहीं ना कहीं जनता को भी एक नियम निर्धारण के माध्यम से ही चलना होगा। तो मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से ही लिया गया है और इसके प्रणाली मैग्ना कार्टा वहाँ से ही बनता है। तो कहीं ना कहीं शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वुड डिस्पैच को हम मानते हैं और समझने का प्रयास उसके बारे में भी उसको बताया नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हम भी पढ़ने का प्रयास किया जाएगा वुड डिस्पैच को। और मैग्ना कार्टा जो आता है कहीं ना कहीं इसमें मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। दूसरी नंबर बात की जो भारत का संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे इस प्रेजेंट टाइम में 6 हैं और पहले जो दिए गए थे वो 7 थे। एक आपका जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है, जो कि सातवां मौलिक अधिकार था, उसको हटा करके 301 के अंतर्गत उसको अलग कर दिया गया है। और जो मौलिक अधिकार है हमारा, वो मौलिक अधिकार अगर हम लोग समझें तो मूल रूप से हम लोग का जो अधिकार है उसके बारे में ये चीज़ें दर्शाता है। और इसका वर्णन कहीं ना कहीं संविधान के भाग 3 में ही वर्णित किया गया है, जो कि 12 से 35 के कंडीशन को बताता है। किससे बताता है? 12 से 35 के कंडीशन को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत मौलिक अधिकार के हमारे कर्तव्य का निर्वहन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं।
दूसरी नंबर बात की जो हटाया गया संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत, उसको हम लोग 1978 ईस्वी में उसको अलग किया गया, और कहीं ना कहीं जो कि 44वां संविधान संशोधन था उसी के निर्धारण के अंतर्गत। अब बात ये आती है कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है मौलिक अधिकार में अगर हम बात करें तो समता और समानता का अधिकार जो आता है, समता और समानता का जो अधिकार आता है वो आपका आता है 14 से लेकर के 18 की कंडीशन पे। समता और समानता 14 से लेकर के 18 तक की कंडीशन को दर्शाता है। दूसरी नंबर बात की जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार आता है, वह स्वतंत्रता का जो अधिकार आता है वो 1922 को दर्शाता है। कितने दर्शाता है? 1922 को स्वतंत्रता। समता आ गया, स्वतंत्रता आ गया। अब आ जाता है आपका शोषण के विरुद्ध। ध्यान रखिए इसमें आ जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब शोषण के कंडीशन को दर्शाने का प्रयास इसमें किया गया है मौलिक अधिकार में। तो इसमें 23-24 में ही इसके बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है? 23-24 के बारे में बताया गया है। 23-24 को हम लोग ध्यान रखेंगे और कहीं ना कहीं इसके बारे में भी विशेष रूप से जाना समझा जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है कहीं ना कहीं धार्मिक जो स्वतंत्रता होती है उसके बारे में आपके मौलिक अधिकार में किस में बताया गया है? ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि ये बताया गया है 25 से लेकर के 28 की कंडीशन पे। किससे बताया गया है? 25 से 28 से स्टार्ट होता है। इसके बाद में आ गया है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं इससे जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट होता है उसमें विशेष रूप से प्रश्न इसमें दर्शाया भी जाता है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी जो अधिकार बताए गए हैं ये बताए गए हैं आपके 29 और 30 में बताए गए, 29 और 30 में दर्शाए गए हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण के साथ साथ अगर हम लोग आगे समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं जो आखिरी आता है उसमें हम लोग कह सकते हैं उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रखेंगे जो आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो अनुच्छेद 32 के अंतर आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है वो आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। ध्यान रखेंगे जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या बताया था आपके इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसको एक प्रकार का बताया था कि संविधान की आत्मा भी इसको दर्शाने का प्रयास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसमें किया है। तो ये चीज़ें भी इसके अंतर्गत हम लोग अगर समझेंगे तो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें 14 से 18 का जो प्रावधान बताया गया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। समता समानता इसमें जो अनुच्छेद 14 आपको दर्शाया गया है, ध्यान रखेंगे इसमें जो 14 के अंतर्गत चीज़ें बताई जाती हैं इसको अगर हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें तो इसमें यही चीज़ें बताई गई कि विधि के समक्ष समता। ध्यान रखें विधि के समक्ष समता अर्थात सभी व्यक्तियों या एक सभी व्यक्तियों के जो राज्य होगा वो इस सभी व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ही कानून या कहीं ना कहीं एक प्रकार से ही उस पर जो नियम होंगे वो बनाने का प्रयास राज्य करेगा। ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई जाती हैं। किसके? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सभी लोगों के लिए राज्य व्यवस्थाएं करेगा। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 15 में ध्यान रखें इसमें इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो अनुच्छेद 15 बताता है कि धर्म नस्ल व जाति के आधार पर भेदभाव किसी के नहीं किया जाएगा और अगर कहीं भेदभाव किया भी जाता है तो उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कहीं ना कहीं की जा सकती है। ये चीज़ें इसके आधार पर बताई गई हैं जो कि कहीं ना कहीं नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये इसका निर्वहन राज्य अपने स्तर पर किया करेगा और कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत देखें तो इसका हनन होना भी नहीं चाहिए और कहीं ना कहीं अगर होता है तो मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। ये चीज़ें मतलब 15 के अंतर्गत बताई गई हैं। ये 14 और 15 के अंतर्गत आती हैं जो कि 16वें कंडीशन पे अगर देखें 16वां जो इसको हम लोग आर्टिकल के नाम से ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद के नाम से ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें इसके अंतर्गत ही आती हैं। अगले पॉइंट्स की बात करी जाए तो जो इसके अंतर्गत बताया गया 16 इसमें लोक नियोजन या फिर कह सकते हैं सभी लोगों के लिए लोक नियोजन या फिर कह सकते हैं नियुक्ति से संबंधित किसी के प्रति भेदभाव नहीं होगी। और दूसरी नंबर चीज़ की विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या फिर कह सकते हैं पिछड़े वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम्स किसी के साथ नहीं क्रिएट होने दी जाएगी। और कहीं भी समस्याएं आती हैं तो उसके मौलिक अधिकार का हनन भी माना जाएगा और कहीं भी ऐसी समस्याएं होती तो उसके ऊपर भी मौलिक अधिकार का हनन मानते हुए उसके ऊपर भी कोई प्रक्रियाएं लागू की जा सकती हैं। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट अगर 17 की बात करी जाए, 17 ये कई पेपरों में हम लोग देखते हैं कि कई पेपरों में ये इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। ध्यान रखेंगे एजुकेशन में इसको कोरिलेट किया गया है, कहीं ना कहीं इसको जोड़ा गया है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं अस्पृश्यता का अंत। ध्यान रखेंगे जो अस्पृश्यता है इसको अगर हम लोग समझें तो अस्पृश्यता का
जो अर्थ होता है, अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं इसको एक दंडनीय अपराध तो घोषित ही किया गया है। दूसरी नंबर बात कि इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो कहीं ना कहीं अस्पृश्यता से जो तात्पर्य होता है ये ऊंच नीच के भेदभाव से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ऊंच नीच के भेदभाव से। दूसरी नंबर बात कि अगर हम लोग ऊंच नीच के भेदभाव से अगर कहीं समाज में ये प्रॉब्लम्स हैं तो कहीं ना कहीं वो जो होती हैं वो समाज में धीरे धीरे पनपती ही चली जाती हैं, और धीरे धीरे समाज क्या होता है, एक सुसंस्कृत समाज, जो अच्छा समाज होता है वो कहीं ना कहीं एक गर्त में जाता दिखाई पड़ता है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो उसकी नींव को ही हिला देता है। ये सारी प्रक्रियाएं अगर हम समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अस्पृश्यता ये अगर मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है तो इससे कह सकते हैं कि किसी के साथ भेदभाव या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी नंबर चीज़ कि कहीं ना कहीं ये मानव समाज के लिए घातक है और वो मानव समाज खोखला बन सकता है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत हम लोग समझें तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। दूसरी नंबर चीज़ है कि इसको हम लोग सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के माध्यम से भी इसमें कानून बनाए गए हैं, और संसद ने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता के अपराध अधिनियम 1955 को पारित किया। कौन सा पारित किया है? अगर ऐसी कहीं प्रक्रिया है तो 1955 के अधिनियम के तहत इसका एक प्राविधान बनाया गया है, जो कि 1976 में इसका संशोधन कर और इसको एक नाम दिया गया, और कहीं ना कहीं इसका नाम था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। क्या बताया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाने लगा। कहीं ना कहीं ये अब प्रचलन में है भी। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अस्पृश्यता कहीं ना कहीं ऊंच नीच के भेदभाव से संबंधित जो प्रणाली होती है उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि इसमें प्रक्रियाएं लागू होती हैं। अगला देखें तो अनुच्छेद 18 में क्या चीज़ें दर्शाएगी? 18 के अंतर्गत, जो कि 14 से 18 समता समानता के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखेंगे, इससे चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं। जो पहले पार्ट्स में है, जो आपके मौलिक अधिकार में दिया गया है, जो कि मैग्ना कार्टा भी माना जाता है, कहीं ना कहीं अमेरिका के संविधान से कोरिलेट करता है और कहीं ना कहीं अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ये चीज़ें हम लोग ध्यान से समझने का। उपाधियों का अंत, अगले पॉइंट्स की इसकी अगर बात करें तो इसमें आता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अर्थात इसमें ध्यान से इसमें अगर हम समझने का प्रयास करें तो उपाधियों के अंत में 18 जो आर्टिकल 18 में बताई गई हैं उसमें ध्यान रखें तो सेना या विधा के संबंधी कोई भी सम्मान सिवाय कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक है तो किसी देश में बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ये चीज़ें बताता है आपका अनुच्छेद 18, और कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास करता है कि जो भी प्रक्रियाएं होगी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के निर्देशानुसार या कहीं ना कहीं उसके प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही इस पर कोरिलेट की जाएंगी और इसी के माध्यम से सारी प्रक्रियाएं लागू भी की जाएंगी। जो कि हमारे फर्स्ट पार्ट में अगर देखें तो हम लोगों ने एक पढ़ चुके हैं, एक पढ़ लिया है, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से सारी प्रक्रियाएं लागू भी होती हैं। तो इसमें मौलिक अधिकार या इसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो अधिकार हैं कहीं ना कहीं हमको प्रदान किए गए हैं और इसका हनन नहीं ही होना चाहिए, और कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में ये चीज़ें लागू भी होती हैं। इसके माध्यम से शिक्षाओं की अवधारणाओं को भी प्रेरित किया जाता है और कहीं ना कहीं बालकों को इसके बारे में ज्ञान अर्जन इसलिए कराया जाता है क्योंकि वो अपने मौलिक अधिकार को समझ सकें और उसका कहीं भी गलत या किसी भी प्रकार से उसका हनन न होने पाए। इसीलिए इसको शिक्षा की अवधारणाओं में विशेष रूप से रखा भी गया है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। अगर इसमें कोई भी क्वेरी है या कोई भी समस्या है तो आप कमेंट्स करें। अगर आपको समझ में आता है तो ज़रूर लाइक्स करने का प्रयास करें। अगर आपको विशेष रूप से जानना है कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या चीज़ें होंगी तो आप सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं अब इसके अंतर्गत ही हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और जो कि अच्छे प्रकार से आपको समझाने का भी प्रयास किया जाएगा। और ये प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत हैं, और जो पूर्व में वीडियोज़ दिए गए हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी विशेष है, आप उसमें पढ़ने का प्रयास, क्योंकि नई प्रक्रियाएँ हैं वो भी विशेष रूप से इसके अंतर्गत आती हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।